सिर्फ फुटअव्वल की वो कहानी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनाने की नौबत आई। 6 अप्रैल 1980 स्थान दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। लेकिन उस दिन यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था। कुछ नेता इकट्ठा हुए थे। ये 2 दिन पहले ही अपनी पार्टी से निकाले गए नेता थे। ये नेता अपनी नई पार्टी खड़ी करने के इरादे से इकट्ठा हुए थे। इस मीटिंग में पहुंचने वालों में 2 बड़े वकील थे। एक महारानी थी, जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे। 4 बड़े नेता थे और साथ में था कार्यकर्ताओं का हुजूम। पर्दे के पीछे से इस मीटिंग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। बैठक शुरू हुई तो इस नवगठित पार्टी के अध्यक्ष ने नया राग आलाप दिया, गांधीवादी समाजवाद का राग। यह राग आरएसएस की स्थापित सोच से एक कदम अलग था। लेकिन सब चुप रहे क्योंकि यह मुद्दा उठाने वाले नेता का कद बहुत बड़ा था। वो नेता जो उस पार्टी का पोस्टर बॉय था। इसी चेहरे को के.एन. गोविंदाचार्य के शब्दों में कहें तो मुखौटे को आगे रखकर अगले 2.5 दशक तक सियासत की जाने वाली थी। बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं यह अनसुनी कहानी। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। भाजपा जिसने 6 अप्रैल 2021 को अपने 41 साल पूरे कर लिए। इन 41 वर्षों में इस पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटों से शुरू करके 303 तक पहुंचने का सफर तय किया। इस पार्टी की नर्सरी से अब तक 1 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री और 3 नेता प्रतिपक्ष निकल चुके हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उन परिस्थितियों की जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बनाने की नौबत आई थी। शुरुआत होती है राजनारायण शांता कुमार विवाद से। बात 1978 की। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी मतलब सोशलिस्ट जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और पुराने कांग्रेसियों का एक मिलाजुला स्वरूप। इस पार्टी की ओर से मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार और पार्टी में भी सभी घटकों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। सोशलिस्ट खेमे में आने वाले राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि जनसंघ घटक के शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोनों में ठन गई। वजह थी शांता कुमार सरकार की ओर से शिमला के रिज मैदान में राजनारायण को सभा करने की इजाजत न देना। बावजूद इसके राजनारायण ने 25 जून 1978 को रिज मैदान में सभा की। इस सभा के बाद जनता पार्टी के अंदर सोशलिस्टों और जनसंघ के बीच मतभेद गहराते चले गए। नतीजा ये हुआ कि 29 जून को राजनारायण की केंद्रीय मंत्रिमंडल में रुखसती हो गई। मधुलियम के दोहरी सदस्यता पर सवाल। रिज मैदान प्रकरण और राजनारायण को कैबिनेट से हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद सोशलिस्ट नेता मधुलिमय ने एक नया विवाद शुरू किया। मधुलिमय ने जनता पार्टी के भीतर मांग रख दी कि पार्टी का कोई भी सदस्य आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठन के कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। उनकी इस मांग को लेकर कुछ जनता नेताओं का भी समर्थन उन्हें मिल गया, जो प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई और पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर से असंतुष्ट चल रहे थे। नतीजा जुलाई 1979 आते आते जनता पार्टी भरभरा कर गिर गई। ऐसी गिरी कि 1980 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 31 सीटें मिली। इंदिरा गांधी 350 सीटों के साथ सत्ता में वापस आ चुकी। इसके बाद जनता पार्टी के भीतर वही कहानी शुरू हुई जो अक्सर राजनीतिक दलों के बीच चुनाव हारने पर होती है। जनसंघ घटक के लोगों को बलि का बकरा बनाए जाने की कोशिश शुरू हो गई। इस घटक के लोगों को
लेकर जनता पार्टी में आपसी सिर फुटौल इस कदर बढ़ गया कि 25 फरवरी 1980 को जगजीवन राम ने पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को एक पत्र लिखकर दोहरी सदस्यता के मसले पर चर्चा कराने की मांग कर दी। इसके साथ ही यह तय हो गया कि अब जनसंघ से आए लोगों का जनता पार्टी में बने रहना मुश्किल है। 4 अप्रैल 1980 को जनसंघ घटक के अधिकांश लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही जनता पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया। पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। इन निकाले गए लोगों ने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर की तलाश शुरू कर दी। इनफैक्ट निकाले जाने से पहले ही तलाश शुरू हो गई। लाल कृष्ण आडवाणी और सुंदर सिंह भंडारी ने फरवरी मार्च में ही देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करके अपने समर्थकों का मूड भांपना शुरू कर दिया था। इन लोगों को लगने लगा था कि अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अलग पार्टी होनी चाहिए। जैसे जनता पार्टी में मर्जर से पहले जनसंघ हुआ करता। पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या हुआ उस मैदान में? पार्टी से निकाले जाने के अगले ही दिन यानी 5 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक बुलाई गई। ग्वालियर स्टेट की राजमाता विजय राजे सिंधिया की अध्यक्षता में बैठक में पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त, शांति भूषण और राम जेठमलानी जैसे लोग शरीक हुए। तय किया गया कि नई पार्टी बनाई जाएगी। इस प्रस्तावित पार्टी को आरएसएस का भी आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि इसमें अधिकांश वही लोग आ रहे थे जो आरएसएस की नर्सरी से निकले थे और पूर्ववर्ती जनसंघ का हिस्सा रहे थे। अगले दिन 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी की घोषणा कर दी गई। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी को इसका अध्यक्ष चुना गया। नई पार्टी में विजय राजे सिंधिया और राम जेठमलानी उपाध्यक्ष बनाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त और सूरज भान को महासचिव बनाया गया। 6 अप्रैल की ही शाम को नवगठित पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनियुक्त पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुत्व या आरएसएस जनसंघ की किसी भी प्रचलित शब्दावली से परहेज रखा। उनका पूरा फोकस जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के लक्ष्यों के इर्द गिर्द था। वाजपेयी ने गांधीवादी समाजवाद की स्थापना को अपनी पार्टी का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दिसंबर 1980 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भाजपा का पहला अधिवेशन बुलाया गया। 50,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता इसमें शरीक हुए। इस अधिवेशन में पार्टी नेताओं के साथ बंबई हाई कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस और पूर्व विदेश मंत्री MC छागला भी मंच पर दिखाई दिए। बिल्कुल पार्टी अध्यक्ष वाजपेयी के बाईं तरफ बैठे हुए अधिवेशन के आखिरी दिन यानी 29 दिसंबर 1980 को जनसभा हुई। इसमें बोलते हुए जस्टिस छागला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे बगल में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनके इतना कहते ही अधिवेशन स्थल पर वाजपेयी के समर्थन में जोर जोर से नारे गूंजने लगे। इस अधिवेशन के माध्यम से भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दमदार उपस्थिति का संकेत दे दिया था। सबसे आखिर में बोलते हुए वाजपेयी ने लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। लेकिन संसद की ट्रेजरी बेंच की सीटों पर कमल खिलने में अभी 16 साल का वक्त और लगना था और इन 16 सालों में पार्टी को वाजपेयी के रुख से इतर जाकर अपने पितृ संगठन आरएसएस के हिंदुत्व की लाइन भी पकड़नी थी।
1986 का साल था। अटल बिहारी वाजपेयी बतौर भाजपा अध्यक्ष 6 बरस बिता चुके थे। उनके नेतृत्व में पार्टी का कोई भी खास सफलता नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि 1983 का दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन भी पार्टी हार गई थी। ऐसे में पार्टी में शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग जोर पकड़ रही थी। मार्च 1986 में यह बदलाव हुआ भी जब लालकृष्ण आडवाणी को नया पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ से पार्टी में आडवाणी युग की शुरुआत हुई। आडवाणी युग की शुरुआत को पार्टी में आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतों की पकड़ मजबूत होने की निशानी माना गया। सिर्फ माना ही नहीं गया बल्कि व्यवहारिकता में भी ऐसा ही देखा गया। आरएसएस से भाजपा में भेजे गए पार्टी महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य ने जिस पार्टी संगठन पर कब्जा जमाया उसमें वाजपेयी किनारे लगते चले गए। वाजपेयी की मर्जी के खिलाफ जाकर पार्टी ने अयोध्या आंदोलन से भी खुद को जोड़ लिया। 1989 के लोकसभा चुनाव के समय तक तो ऐसी नौबत भी आ गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर और हार्डकोर के मुद्दे पर आक्रामक रूप अपनाने की मांग करते हुए वाजपेयी के साथ अशिष्ट व्यवहार तक कर दिया। इस पर बिफरे वाजपेयी ने यहाँ तक कह दिया 1952 और 1984 की तरह 2 सीटों पर ही सिमटने की इच्छा हो तो करो यही सब काम। जाहिर सी बात है कि इस समय तक पार्टी पर वाजपेयी की पकड़ ढीली हो चुकी थी। उनके गांधीवादी समाजवाद को पार्टी किराने लगा चुका था। राम मंदिर और हिंदुत्व पार्टी का घोषित एजेंडा बन चुका था। 1989 का साल था। 9वीं लोकसभा के चुनाव को हो रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजिक अलायंस अस्तित्व में आ चुका था। यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें एक तरफ लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट था तो दूसरी तरफ राइट यानी भाजपा। लेफ्ट और राइट के इस विरोधाभासी रणनीतिक गठबंधन को लीड कर रहा था जनता दल। बोफोर्स का बवाल अपने चरम पर था। इसी बवाल के बूते विपक्षी दलों को लग रहा था कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, लिहाजा सभी दलों में सीटें फाइनल होने लगी। भाजपा भी अपने उम्मीदवार घोषित करने लगी। लेकिन जब भाजपा की फाइनल लिस्ट आ गई तब लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नदारद है। कहा गया कि उन्हें इसलिए चुनाव नहीं लड़ाया गया ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर प्रचार कर सकें। लेकिन इस मुद्दे पर करीबी नज़र रखने वाले राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह वाजपेयी को किनारे लगाने की कोशिश थी। पार्टी का नया नेतृत्व आडवाणी गोविंदाचार्य उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में बाधा के तौर पर देख रहे थे। इसके बाद की कहानी से तो कमोबेश सभी परिचित हैं। जनता दल के साथ 1989 के स्ट्रेटेजिक अलायंस के कारण भाजपा की लोकसभा सीटें 2 से बढ़कर 86 हो गई। फिर चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता बने। इसके बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार केंद्र की सत्ता हासिल हुई। लेकिन भाजपा को अकेले दम पर बहुमत पहली बार 2014 में मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2019 की लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने 300 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लिया। तब से लेकर अब तक अपने दम पर केंद्र में सरकार चला रही है भाजपा। भाजपा के सदस्य रह चुके रामनाथ कोविंद मौजूदा समय में राष्ट्रपति हैं। 2 लोग भैरव सिंह शेखावत और एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच चुके हैं। 2 लोग अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। 3 लोग अटल जी, आडवाणी और सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आज के लिए यह खास स्टोरी आपके लिए मैंने खुद लिखी थी। ऐसे ही अनटोल और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक साझा कर सकें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।